आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो रही है। हम पूरे सिलेबस जो आपका मैथमेटिक्स का है इसे हम 5 मेजर चंक्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म किया है, अब हम कैलकुलस कर रहे हैं। इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3D, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री पर फोकस करेंगे और इस तरीके से पूरा आपका सिलेबस कवर करेंगे। स्ट्रैटेजिकली आपकी प्रिपरेशन हो रही है क्योंकि हम सारे कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए आपको हर एक कंसेप्ट को रिवाइज करवा लेते हैं और हर कैटेगरी या हर वैरायटी का आपको एक्सपोजर दे देते हैं और फिर चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। हम फंक्शंस पर अब आ चुके हैं, मतलब रिलेशंस और फंक्शंस जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। अब हम फंक्शंस को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। मेजरली आज के लेक्चर में हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस की बात करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैं एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहूँ फंक्शन को लेकर, समझने को लेकर, कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा हमने देखा था कि y = x² + 2, अगर मैं एक ऐसा रिलेशन लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे एक डिपेंडेंट वेरिएबल और कैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिलेट करके एक फंक्शन की परिभाषा डिफाइन करते हैं और कैसे उसे देखते हैं, आज उस बारे में बात करेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझिएगा, काफ़ी सारी क्रूशियल बातें अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। देखो हम ये बात बहुत सॉर्टेड मैनर में जानते हैं। कांस्टेंट मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कि फिक्स्ड होती है, वेरिएबल मतलब एक ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहती है ना। अब वेरिएबल में भी हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना, वेरिएबल में भी वो डिपेंडेंट और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अभी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब, आप समझो। जैसे अगर मैं आपको पूछूं, लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर क्या, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, y = let's say 3x + 2। अब सुलझी हुई बात है जनाब, अगर आपसे मैं पूछूं क्या कि x और y में क्या डिपेंडेंट है, मैं अभी फिलहाल आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि y निर्भर करता है x पर। मैं x की वैल्यू लेने के लिए कोई बाध्य नहीं हूं, मैं कोई डिपेंडेंट नहीं हूं, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं किया गया है कि x को क्या लोगे, पर जैसे जैसे मैं x लेते जाऊंगा वैसे वैसे मुझे y मिलता चला जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल इस सिनेरियो में देख पा रहा हूं कि y डिपेंड है, y निर्भर कर रहा है, y की डिपेंडेंसी है x पर। x के पास लिबर्टी, आप चाहे x को कुछ भी ले ले, तो जैसे जैसे आप x लेते जाएंगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर y आता जाएगा। सो ऑल्दो होने को y एक वेरिएबल है, लेकिन y x पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं x को तो क्या कहूंगा, मैं x को कहूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ आ रही हैं? आई होप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर मैं आपसे पूछूंगा किसके बारे में, y के बारे में, तो y कैसा वेरिएबल होगा, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस दरमियान एक छोटी सी बात आप सब प्लीज समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि y आपका इंडिपेंडेंट ही रहे। मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करूं, थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिख दूं, तो मैं इसे ऐसा भी एक्सप्रेस बेशक कर सकता हूं कि वहां पर x आपका डिपेंडेंट हो जाए और y इंडिपेंडेंट हो जाए। बट फिलहाल अभी अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को देखूं तो मैं कह पा रहा हूं x के पास लिबर्टी है कोई भी वैल्यू ले लेने की, तो उस केस में वो इंडिपेंडेंट है। और जैसे जैसे आप x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो y है तो वेरिएबल लेकिन डिपेंडेंट ऑन x। बात समझ आ रही है? यही बात कहने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एज आउटपुट। आप देखो ना ध्यान से, y कैसे बिहेव कर रहा है, y एक आउटपुट की तरह बिहेव कर रहा है। मैं x की अलग अलग वैल्यूज रखता चला जा रहा हूं, मुझे y की अलग अलग वैल्यू मिल रही है। जैसे मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, 2। मैं x की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, 5। सो इट्स लाइक अ मशीन, एक इनपुट और आउटपुट वाली मशीन की तरह काम करिए, दैट आई एम फीडिंग सर्टेन वैल्यू। मैं x की कुछ अलग अलग वैल्यूज रखते चले जा रहा हूं और मुझे करस्पॉन्डिंगली y की अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। सो x इज बिहेविंग लाइक एन इनपुट which when you feed to this particular function or a machine, this generates an output which becomes somewhat like this y के टर्म्स में। आई होप ये लैंग्वेज आपको समझ आ रही है और आप बात समझ पा रहे हो कि इनपुट और आउटपुट वाली परिभाषा या लैंग्वेज का मतलब क्या है ना। सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके आउटपुट हैं, जैसे कि y,
जो कि चेंज होते हैं आपके किसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे फंक्शंस में चीज़ें बदलती हैं, है ना। जब आप वैल्यू निकाल रहे होते हो तो उस वैल्यू को हम फंक्शन की वैल्यू कहते हैं। जैसे कि वो क्या कहना चाह रहा है, गौर से सुनिएगा। ये जो आपने लिखा था, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको लेकर देने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू 3x² - 2, है ना। आप इसे ऐसा भी लिख लेते हो, आप इसे ऐसा भी लिख लेते हो दैट f of x इज इक्वल्स टू 3x² - 2, मतलब टेक्निकली f of x ही आपका y होता है, जो आपको अलग अलग वैल्यूज मिल रही होती हैं, उन्हीं के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो इस फंक्शन की वैल्यू है 3x² - 2, जहां पर x आपका इंडिपेंडेंट और f of x या फिर y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या बात आपको समझ आ रही है? कहानी इतनी सी है, सिंपल सी है, और इस तरीके से हमने फंक्शंस को डिफाइन करना शुरू कर दिया कि अगर मुझे इस तरीके से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में रिलेशन मिलते चले जाएं तो उनको भी हम फंक्शंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो सारी पॉसिबल वैल्यूज एक्स को रखना अलाउड होगा, जो भी सेट मिलेगा वहां से मैं क्या निकाल लूंगा, वहां से मैं डोमेन को डिफाइन कर लूंगा, है ना कोई मुझे को डोमेन सेट भी दिया जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स यानी वाई की जो वैल्यूज होंगी वो कहाँ से उठकर आ रही होंगी, तो मुझे को डोमेन भी दे दिया जाएगा। और एक सबसे ज़रूरी बात, मैं डोमेन की जो सारी वैल्यूज़ रखूंगा और रखने के बाद जो मुझे y की वैल्यूज़ मिल रही होंगी, जो कि को डोमेन का सबसेट या को डोमेन के इक्वल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वो जो सारी वैल्यूज़ आपको मिल रही होंगी वो होंगी आपकी सारी रेंज। तो सबसे पहले तो यही फ़र्क समझिएगा, को डोमेन और रेंज सेम बात नहीं होते। कभी कभी रेंज को डोमेन के इक्वल होती है, बट वो अक्सर उसका सबसेट, उसका छोटा पार्ट, उसका छोटा हिस्सा ही होती है। टेक्निकली अगर मैं एक सामान्य भाषा में आप समझाऊं तो आप x की सारी वैल्यूज ढूंढ लीजिए जो आप इसमें रख सकते हैं, वो आपका डोमेन है। उन सारी वैल्यूज को रखने के बाद आपको जो y की सारी पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, जो x की सारी वैल्यूज रखने के बाद डोमेन के सारे वैल्यूज को इसमें पास करने के बाद जो आपको इमेजेस मिल रही होंगी वो सारी आपकी रेंज होंगी। बस इतनी सी बात। तो मेजरली हम डोमेन और रेंज के अराउंड रिवॉल्व करेंगे अपनी चीज़ें और इस तरीके से वर्कआउट करेंगे। जैसे आपको वो एक समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ f ऑफ r, जिसको कैसे डिफाइन कर रहा है, एक सर्कल का एरिया जिसे आप कहते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो किसी भी फंक्शन का एरिया किस पर डिपेंड करता है, उसकी रेडियस पर। तो एरिया और रेडियस दोनों ही होने को या कहने को कैसे हैं, वेरिएबल। लेकिन रेडियस इंडिपेंडेंट अगर कर ली जाए तो एरिया डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, क्योंकि एरिया इज ऑल्दो अ वेरिएबल बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस वैरी करेगी अकॉर्डिंगली एरिया भी वैरी करेगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं। हम अगर एक फंक्शन लिख रहे हैं और ऑफ कोर्स इसे आप क्या लिख सकते हो, a, तो a आपका एक वेरिएबल है जो डिपेंडेंट है और r आपका इंडिपेंडेंट है ना। इस तरीके से आप चीज़ों को सोचते हो, मेरा मानना है चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं, है ना। यही सारी बात यहाँ पर वो लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यही बात, फंक्शन एक होता है जिसमें आप इनपुट देते हो और आउटपुट निकल कर आता है। काम की बात, कुछ ज़रूरी, कुछ काम की, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक फंक्शन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और कैसे चीज़ें सोची जाती है और क्यों डोमेन और रेंज का कंसेप्ट ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, जो कि मैं डिफाइन करता हूँ √x के तौर पर। अब अगर मुझे कोई कहे कि ये फंक्शन जो है आपका, ये सारे रियल नंबर से सारे रियल नंबर्स में डिफाइंड है, तो ये वो गलत कह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। आप समझो, ये बात गलत इसलिए है क्योंकि समस्या है। यहाँ पर समस्या क्या है सर, आप समझो ना, अंडर के अंदर x लिखा हुआ है। अब x के साथ प्रॉब्लम क्या है, आपका जब x अंडर के अंदर आ जा रहा है, तो अंडर के अंदर हम बड़ी आसान सी भाषा जानते हैं सर। अंडर के अंदर आप कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू पास नहीं करते। आप अंडर के अंदर जब कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लग जाता है कि x को क्या होना होगा सर, x को हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना होगा। यानी क्या मैं समझ पा रहा हूँ, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आपका सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। और साफ बात है सर, जैसे ही आप √x में ये सारी 0 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यूज पास करेंगे तो f ऑफ x यानी y यानी रेंज क्या मिलेगी सर, वो भी आपको सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज ही मिलेंगी। आप समझो ना, दुनिया की सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज का अंडर रूट नॉन नेगेटिव ही होता है। एनीवे अंडर रूट तो हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है, ये बात हम जानते हैं। तो इसकी रेंज भी क्या होगी, इसकी रेंज भी सर आपकी 0 से इन्फिनिटी तक होगी। तो इस फंक्शन को कोई भी शख्स r से r में सारे रियल नंबर से सारे रियल नंबर भी डिफाइन कर ही नहीं सकता है। वो इसे इस तरीके से डिफाइन करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पता है कोई शख्स करेगा भी तो क्या करेगा, वो करना होता अगर उसे, तो इसको ऐसे डिफाइन कर देता 0 से इन्फिनिटी और सारे रियल नंबर्स, क्योंकि को डोमेन कुछ भी हो चलेगा। रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी। आई होप आप बात समझ पा रहे हो।
लेकिन डोमेन अगर आपने बनाई है तो डोमेन में आप सिर्फ वही वैल्यूज पास करिएगा जो उसमें पास की जा सकती हों, जो वो एक्सेप्ट कर सकता हो, क्योंकि मैं डोमेन में कोई भी एलिमेंट लेना ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता जिसकी वैल्यू, जिसकी इमेज मुझे को डोमेन में ना मिले। तो मैं बस वही वैल्यूज रखना पसंद करूंगा डोमेन में जो एक्सेप्टेबल हो, जो इस फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल हो। यही बात यहाँ वो लिखकर आपको कहने की कोशिश करा है। गिवन फंक्शन ये जो है आपका, ये हर वैल्यू प्रोसेस नहीं कर सकता है। जैसे -2 आप यहाँ रखो, नहीं लेगा ये, है ना। तो बस यही बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो आप फंक्शन को इनपुट वैल्यूज देते हो, जो आप फंक्शन को इनपुट वैल्यूज देते हो, वो आपके फंक्शन का क्या बन जाता है, डोमेन। ये बात समझ आ रही है क्या? और जब वो इनपुट वैल्यूज देने के बाद जो सारी इमेजेस आपको मिलती है, जो सारी डिपेंडेंट वेरिएबल्स की सारी आपको वैल्यूज मिलती हैं, वो आपकी क्या बन जाती हैं, वो आपकी रेंज बन जाती है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखकर आपको समझाने की वो कोशिश कर रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? देखो एक और एग्जाम्पल से वो वही सारी बातें जो अभी तक हमने डिस्कस की है उसको लेकर फाइनल कंक्लूजन देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक फंक्शन उसने सारे नेचुरल नंबर से सारे रियल नंबर्स में डिफाइन किया है। तो आप x की जगह जब पास करोगे तो सिर्फ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 यही डिफाइन करेंगे, है ना। जब आप वो पास करते जाएंगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी, है ना। तो जो डोमेन है इस फंक्शन की, वो उसने क्या कर दी, वो उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी सारे नेचुरल नंबर्स, है ना। अब अगर ये फंक्शन किसी भी रियल नंबर को ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसने डिफाइन किया, उसने अपनी डेफिनेशन सॉर्टेड रखी कि नहीं, लेने को x कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बट मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसमें सिर्फ सारे नेचुरल नंबर्स ही पास करेगा। अच्छी बात है सर, फिर क्या? अब अगर मैं इसमें अलग अलग रियल नंबर्स रखता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? सर ये सीधी सी बात है, आपके सिंपल से सॉर्टेड से आउटपुट देता चला जाएगा। जो जो भी आप 1, 2, 3 रखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आते चले जाएंगे। तो वो जो सारे इन नेचुरल नंबर्स को रखने पर आउटपुट्स आएंगे वो क्या होंगी? वो इसकी रेंज होगी। पर रेंज में और कोडोमेन में फ़र्क है। उसने इसका कोडोमेन क्या कहा है? सारे रियल नंबर्स। पर आप खुद देखोगे मिनिमम वैल्यू जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा? -1। और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसकी रेंज भी आपकी कैसी होगी? अगर मैं इसकी रेंज आपसे पूछूं तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी भाई? वो आपकी होगी -1 से इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसमें एक और बात का ध्यान रखिएगा, -1 से इन्फिनिटी तक के सारे कौन से? आपके ये इंटीजर्स, है ना। सो रेंज में सारे इंटीजर्स ही आएंगे। कौन से? आपके -1, 0, 1 ऐसे करते करते सारे इंटीजर्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से ऑल्दो उसका कोडोमेन सारे रियल नंबर से, बट रेंज उसका क्या है? रेंज उसके -1 से इन्फिनिटी तक के सारे इंटीजर्स। क्या बातें समझ आ रही हैं? और इस तरीके से आपकी चीजें निकल कर आएंगी, है ना। हियर डोमेन इन अपीयर्स बाय द चॉइस बट सर्टेनली गिवन डोमेन should not contain any value which function cannot process। सबसे ज़रूरी बात बस यही है जो आपको याद रखनी है कि कभी भी आप किसी फंक्शन का डोमेन बनाएं, मतलब आप x को जो भी वैल्यूज देना चाह रहे हैं वो ये सोच समझ के दीजिएगा कि क्या वो फंक्शन वो वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ करने को ये फंक्शन किसी भी रियल नंबर को प्रोसेस कर सकता था, तो मैं कहता कोई भी दे दो। पर मेरा आपसे कहना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही दी जाए। उसने बाय चॉइस दिया है नेचुरल नंबर, पर यहाँ दे सकता था। पर कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन हो जैसे √x, तो वहाँ पे आप कोई भी ऐसी वैल्यू मत दीजिएगा जो वो प्रोसेस ना कर पाए। जैसे √रूट के अंदर मैं -2 नहीं दे सकता। आई होप आपको कंडीशन और प्रॉब्लम समझ आ रही है ना। तो इसी तरीके से हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन बनाते हैं और उसी बेसिस पे आपके दो तरह के फंक्शंस बनते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होते हैं उनकी बात करते हैं, सुनिएगा। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो कि बहुत क्लियरली, जो कि बहुत साफ तरीके से डिस्क्राइब किया जाए। जैसे कि मैं लिख दूं y = 2x + 3। अब देखो x सेग्रीगेटेड है, y अलग है। जैसे लिख दूं y = x² + x + 1, तो x मुझे अलग दिख रहा है और y अलग दिख रहा है। जैसे मैं लिख दूं y = log x at base 2, तो x वाली टर्म अलग है, y अलग है। मतलब y को साफ साफ तौर पर मैं x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ sin x + e⁻x, यहाँ पे ये y है, तो y अलग है, x अलग है, और मैं सेग्रीगेट कर पा रहा हूँ। मतलब मैं x की अलग अलग वैल्यूज रखूंगा तो मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ये साफ है, ये दिख रहा है ना। तो कोई भी एक्सप्रेशन जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लिसिटली अलग से साफ तौर पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके, जहां पर y को x की टर्म्स में साफ तौर पर बिना किसी कंफ्यूजन के आइसोलेट, सेग्रीगेटेड, सेपरेटेड मैनर में लिखा जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट। तो सर फंक्शन ऐसे ही तो होते हैं और कैसे होते हैं? नहीं होते हैं। अगर एक्सप्लिसिट नहीं होते हैं तो वो इम्प्लिसिट होते हैं। अब इम्प्लिसिट में प्रॉब्लम है। इम्प्लिसिट का मैं पहले एग्जांपल देता हूं। अब देखो यहाँ पे होने को शायद मैं थोड़ी मेहनत करूं तो x और y को सेग्रीगेट कर लूंगा, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत एग्जॉस्टिव सोल्यूशन वो नहीं देगा। उल्टा वो हमारे लिए
कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देगा। आप समझो, यहां पर x और y दोनों को मिक्स करके लिखा गया है। मैंने y और x को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं y को साफ साफ तौर पर x की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, पर यहां पे y और x मिक्स्ड फॉर्म में है। जैसे कि यहां पर देखो x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स वाई। अब यहां पे y को साफ साफ तौर पर x की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, बहुत घुमा फिराकर दोनों को मिक्स करके लिखा जा रहा है। और जब ऐसी समस्या आती है, जब एक्सप्रेशंस या फंक्शंस इस तरीके से एक्सप्रेस्ड होते हैं, तो उस केस में हम उन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। परिभाषा भी पढ़ लेते हैं, गौर से सुनिएगा क्या कह रहा है वो। Implicit function is a function in which the dependent variable has not been given explicitly, मतलब y को x की टर्म्स में साफ साफ तौर पर जाहिर ना किया गया हो, उसे व्यक्त ना किया गया हो। और क्या प्रॉब्लम आ रही हो, इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस्ड ना हो इन टर्म्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही बात है। Implicit functions are usually given in terms of both dependent एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसे हम जनरली आर एक्स कॉमा वाई, जहां पे एक्स और वाई दोनों की टर्म्स इज इक्वल टू 0 से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आपका ये एक एक्सप्रेशन हो जा रहा है, ये एक एक्सप्रेशन हो जा रहा है, इस तरीके से। क्या ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं? मैं मेजरली अभी आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ऐसा नहीं है कि इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे ये वाला एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हम जानते हैं एक सर्कल की इक्वेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहेगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेगी कि सर आप सर्कल बना लो। तो सर्कल कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से आपका सर्कल बन जाएगा, है ना। ये आपका क्या बन जा रहा है? एक मोटा मोटा ये सर्कल की इक्वेशन बन जा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी इक्वेशन को फंक्शन में ले जाना चाहूँ, तो मैं y को x में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा? मैं ऐसे लिख दूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना आप प्रॉब्लम क्या आएगी। जैसे ही मैं अंडर रूट लूंगा, तो मैं y को क्या लिखूंगा? मैं y को लिखूंगा प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम ओवर हियर। व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। टेक्निकली यही नहीं कर रहा था, तो ये तो और नहीं करेगा। ये वही बात है। क्यों नहीं कर रहा है? सुनना, आपने एक्चुअली डिफरेंट ब्रांचेस इंट्रोड्यूस कर दिए। डिफरेंट ब्रांचेस इंट्रोड्यूस करने का मतलब है, मतलब ये जो आपके रूसो ब्रदर्स हैं, जो एवेंजर्स एंड गेम इन्होंने मूवी बनाई है, एक्सट्रैक्शन मूवी बनाई है इन्होंने भी रिसेंटली, मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे थोड़े वक्त पहले आई है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये लोग क्या करते हैं? ब्रांच पर बात करते हैं। मतलब ये क्या टाइमलाइन पे चलाते हैं। जैसे कि आपने ये चलाया, फिर यहाँ पे आपने कोई चॉइस ली जिसके आपके पास यस और नो में जवाब देना था, आपने कुछ और ले लिया तो आप कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, फिर जीवन में आपके पास कोई चॉइस आई, फिर कुछ और, फिर कुछ और। तो ऐसे कर करके बोलते हैं पैरेलल टाइमलाइन बनती चली जाती है ना। और ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट मल्टीवर्स बना देते हो, बहुत सारे यूनिवर्स बना देते हो। तो इस तरीके से आपकी हर चॉइस पर बेस्ड एक यूनिवर्स होता है ना। इस तरीके से बहुत सारे इनफाइनाइट यूनिवर्स, ये एक कंसेप्ट को इन्होंने, एक हाइपोथेटिकल बात को इन्होंने इस मूवी में डाला है। मूवी का नाम क्या है भाई? मूवी का नाम है एवरीथिंग। देखिएगा अगर आपको वक्त मिले तो, एक अच्छी फिल्म है, ठीक ठाक फिल्म है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, है ना। खैर वापस आते हैं। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये कि जब आपने इस केस को एक्सप्लोर किया, कौन से केस को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को, तो आपको y की दो वैल्यू मिली। एक वैल्यू क्या मिली? y की 16 माइनस एक्स स्क्वायर इनसाइड एन अंडर रूट, और एक और y की वैल्यू मिली माइनस अंडर रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे दो ब्रांच मिली, यहाँ पर मुझे दो ब्रांच मिली इस फंक्शन की। कौन सी दो ब्रांचेस? मुझे जो दो ब्रांचेस मिली वो कुछ ऐसी कि एक तो प्लस अंडर रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर था, और एक नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर था। और यही समस्या है। समस्या क्या है भाई? समस्या ये है कि जब आप चीज़ें इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये जो आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, ये आपको अलग अलग सोल्यूशंस दे देते हैं। और आप समझ पा रहे हो ना। जैसे कि मान लो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? देखो, अगर मैं यहाँ पर x की कोई वैल्यू रखता हूँ, जैसे कि लेट्स से मैं x की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर 0, तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 रखी, गौर से सुनना, x की वैल्यू 0 रखते ही प्रॉब्लम क्या आ रही है? सुनना, 0 रखा तो 16 माइनस 0 16 का अंडर रूट 4, तो कितना आ रहा है? प्लस माइनस 4। तो y की आपको दो वैल्यू मिल रही है ना। आप रियलाइज कर पा रहे हो क्या प्रॉब्लम? आप देखो ना, मैपिंग कैसी होगी। डोमेन में अगर 0 है और को डोमेन में अगर y है, यानी 0 के लिए दो इमेजेस 4 और -4 देखिएगा, और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। सर डोमेन में मौजूद एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए थी, आपने तो दो बना दी, तो ये फंक्शन का ही वायलेशन हो गया। तो मुझे फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो या तो मैं प्लस वाली ब्रांच लूंगा या माइनस वाली। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिए, या तो ये प्लस वाली ले लो या माइनस वाली। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और उस
वजह से मैं फिर इसे वापस फंक्शन बना पाऊंगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो आपको कंफ्यूज करते हैं, वो बहुत सॉर्टेड से नहीं होते, तो उनसे ब्रांच चुनकर उसे प्रॉपरली मैनेज कर उसे ठीक तरीके से लिखना होता है। जैसे कि देखो वो क्या कह रहा है, ऑल्दो वी कैन कन्वर्ट एन इम्प्लिसिट फंक्शन इनटू एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना, इट इज जनरली नॉट डन, क्योंकि जब आप कन्वर्ट करते हो ना तो वो जो आपका नया एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में चला जाता है, जैसा हमने देखा, और हर बार कन्वर्ट करना संभव भी नहीं है ना। और जो आपके नए नए ब्रांच क्रिएट होने लगती है, जैसे वही एग्जांपल ले रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? कुछ गड़बड़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि y अगर उधर गया तो 4 क्यों लिख रहा है, है ना, उसने 4 लिख लिया है, वो 16 ही लिखा हुआ होना था, छोड़ो खैर, है ना। नाउ विच ब्रांच इज टू बी यूज्ड, मैं प्लस वाली लूँ या माइनस वाली, ये कंफ्यूजन है, तो ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं, है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस यूजुअली अवॉइड ही किए जाएंगे, हर बार हम यूज नहीं करेंगे, बट कई बार हमें बहुत सारे सिनेरियो में इन्हें फेस करना भी होगा। इसका और इसका क्या वास्ता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, समझना बात को। जैसे कि आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, हर फंक्शन का अपना एक ग्राफ होता है, बेशक होता है। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, तो अगर मैं सीधी सीधी इस एक्सप्रेशन की बात करूं, तो इस एक्सप्रेशन का अगर आप ग्राफ बनाएं, इस एक्सप्रेशन का अगर आप ग्राफ बनाएं, तो इस एक्सप्रेशन का ग्राफ सुलझा हुआ ऐसा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ना पहले तो मैं ये बना लेता हूँ, 2 सेकंड आप मुझे दीजिए बस। मैं तीनों के लिए y एक्सिस और x एक्सिस बनाना चाह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ कारण है जिससे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से साफ तौर पर समझ में आ रही होंगी, है ना। सुनते जाइएगा ध्यान से। देखो भाई, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये इस फंक्शन का x एक्सिस हो गया, है ना। इस तरीके से तीनों फंक्शंस के आपको x एक्सिस मिल गए। अब काम की बात सुनना, पहला जो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन ये आपको दिख रहा है, ये एक सीधा सीधा साफ तौर पर सर्कल है, जिसके बारे में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक अच्छा डिस्कशन किया है। तो मेरा मानना है मुझे इस पर लेकर आपको कोई क्लैरिटी या सफाई देने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैंने इस इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट किया और इस ब्रांच से जाकर बात की कि y इज इक्वल टू प्लस ओवर अंडर रूट ओवर, है ना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैंने इस ब्रांच पर बात की होती तो ये आपका साफ तौर पर वही सर्कल होता, लेकिन ये आपका ये वाला सर्कल होता। कौन सा वाला सर्कल होता? जो महज आपका ऊपरी हिस्सा कंटेन किए हुए, ये वाला, वो नीचे वाला हिस्सा नहीं बन रहा होता। आप खुद वैल्यूज निकाल के देखना, x और y को कनेक्ट करना, आपका यही वाला पार्ट बनेगा। और जो अगर आपने इसका नेगेटिव वाला पार्ट लिया होता, मतलब आपने ये वाली ब्रांच ली होती y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, उस केस में भी आपका सर्कल बनता, लेकिन सेमी सर्कल, लेकिन वो कौन सी वाली ब्रांच? नीचे वाली ब्रांच, और उस केस में आप वो दूसरा हिस्सा पाते। तो इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शंस आपको क्रिएट कर देते हैं चीज़, और आप एक जब भी कोई ब्रांच चुनते हैं तो इस तरीके से वो पार्ट ब्रेक होता है। काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेट और कैलकुलस ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड, पर आपको चीज़ें समझनी होंगी। क्या इम्प्लिसिट फंक्शन को लेकर कन्फ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रही है? बातें अच्छे से समझ आ रही हैं क्या? चलो यहाँ से अगर आगे बढ़ें, 2 और तरीके के फंक्शंस आते हैं। टेक्निकली हम ना फंक्शंस का टाइप देख रहे हैं, फंक्शंस की कैटेगरी समझ रहे हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, बाउंडेड, अनबाउंडेड। तो अगर मैं बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शंस की बात करूं तो सुनते जाइएगा। एक फंक्शन सेट एक्स पर इस तरीके से डिफाइन किया जाए। मैं कह रहा हूं परिभाषाएं पता है बहुत कंफ्यूजिंग सी होती हैं, आप एग्जाम्पल से समझो, सुनना। जैसे कि अगर मैं आपको एक वैल्यू डिसाइड करवाऊँ, है ना, एक वैल्यू कैसे डिसाइड करवाऊँ, जैसे कि वही हम एक ग्राफ ही देखते हैं, सुनिएगा। जैसे कि सर मान लेते हैं ये आपका क्या रहा, ये आपका y एक्सिस है, बिल्कुल सही बात है, तो इस तरीके से आपका y एक्सिस है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ ये आपका x एक्सिस है, जी हाँ, तो ये आपका x एक्सिस है, और इस तरीके से आपका x एक्सिस बन गया है, बढ़िया, है ना। अब मेरा आपसे कहना है, मैं आपसे 2 फंक्शंस के ग्राफ पूछता हूँ। ऑल्दो सर ये ग्राफ आपको कैसे याद है? मुझे याद है क्योंकि मैंने कई दफ़ा इन्हें देखा है, क्वेश्चन से डील किया, आपको भी याद हो जाएंगे, बट इनिशियली यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। एक ग्राफ मैंने बनाया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जिसके बारे में हमने पैराबोला पढ़ते वक्त भी डिस्कशन किया है। तो मान लो ये एक ग्राफ है, ये एक फंक्शन का ग्राफ है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं एक और फंक्शन का ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, जैसे कि मान लो आपका फंक्शन साइन x है ना, तो साइन x का ग्राफ कैसे चलता है? ऐसे साइन x का ग्राफ ऐसे चल रहा होता है ना, साइन x का ग्राफ ऐसे चलता चला जाता है। तो ये बहुत अच्छे से तो नहीं बना है, पर ये जो ग्राफ है आपका, ये है आपका साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ। कौन सा फंक्शन भाई? साइन एक्स। क्यों पढ़ा रहे हो सर? ये दोनों ग्राफ ही क्यों लिए? कोई कारण था, क्या कारण था इस पर बात करते हैं, सुनिएगा। बाउंडेड और अनबाउंडेड समझने के लिए एक फंक्शन है f डिफाइंड ऑन सम सेट x
इज कॉल्ड बाउंडेड, अगर जो सेट है इसके वैल्यूज का वो बाउंडेड है। क्या मतलब है इसका? दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, इस पर भी आएंगे। भाषा मतलब दूसरे तरीके से कि एक ऐसा रियल नंबर m एग्जिस्ट करता है कि उस f ऑफ x की वैल्यू हमेशा उस m से छोटी हो, तो आपका फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है। आपने सुना है ये बात को समझा जो मैंने कहा। जैसे कि अगर मैं आपसे sin x फंक्शन देखने को कहूं तो आप कहोगे सर sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 मिलती है। मतलब अगर मैं एक m को अभी समझाने के लिए आपको कहूं कि लेट्स से m एक वैल्यू 1.5, तो आप sin x की वैल्यू ढूंढो x की किसी भी वैल्यू के लिए, ये हमेशा आपको 1.5 से छोटा ही मिलेगा। तो मैं कहूंगा sin x आपका एक बाउंडेड कर्व है। बाउंडेड मतलब ये बंधा हुआ रहता है, ये बाउंड रहता है, ये बाउंड होता है ना, ये कंबाइंड रहता है इस तरीके से। लेकिन अनबाउंडेड में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं कोई एक वैल्यू चुनूं और मैं बोलूं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा उससे छोटा है, तो जी नहीं जनाब, ये उससे बड़ा है। आप बोलो कोई भी वैल्यू, मैं उससे बड़ी वैल्यू बना के दे दूंगा। जैसे कि आप कहोगे क्या, आप कहोगे सर कि लेट्स से x की वैल्यू आप ले लो, मतलब m की वैल्यू ले लो आप 20, आप 20 से बड़ी वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे। मैं कह रहा हूँ आप लो x की वैल्यू 5, आप जैसे ही x की वैल्यू 5 लेते हो x स्क्वायर कितना हो जाता है 25, आप देखो 20 से बड़ी वैल्यू ढूंढ पाए, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये ऊपर जाता ही चला जाएगा, ये नहीं रुकेगा कहीं भी, तो आप इसे बाउंड नहीं कर पाओगे। और इसलिए हम इस कर्व को कैसा कहेंगे, हम इस कर्व को अनबाउंडेड कहेंगे। और यही परिभाषा यहाँ पर आपको लिखकर समझाने की कोशिश की जा रही है। देखो ये वाली लाइन पढ़ो, इस लाइन में भी वही सारी बातें आपको कहने की कोशिश की है इसके थ्रू। देखो f अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और f(x) हमेशा आपका a या a से छोटा है x की सारी वैल्यूज के लिए, है ना, तो आपका फंक्शन क्या है, बाउंडेड। हम बात कर चुके हैं भाई। और अगर f ऑफ x आपका हमेशा किसी ना किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से बड़ा है, तो उस केस में आपका फंक्शन क्या है, बाउंडेड। कुछ तो यहाँ गड़बड़ है मेरे ख्याल से, बाउंडेड या अनबाउंडेड में उसने कुछ गड़बड़ की है। अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज बाउंडेड इफ ओनली इफ इट इज बाउंडेड फ्रॉम अबव एंड बिलो बोथ। यस, एक और छोटी सी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर बड़ी वैल्यू से हमेशा छोटा ही हो। मैं एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने बहुत अच्छी बात आपको समझाने की कोशिश की जो शायद हम गलती से मिस कर जाते। बाउंड होने का मतलब है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ही बाउंडेड होना चाहिए। जैसे कि देखो एक फंक्शन का ग्राफ हम बनाते हैं और हम बना लेते हैं लेट्स से cos x का ग्राफ, है ना। अब cos x का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका cos x का ग्राफ चलता जाएगा। अब आप कहोगे कि सर cos x का जो ग्राफ है वो चलो मान लिया, देखो 1 से तो हमेशा नीचे ही है, तो शेलाई से cos x मतलब 1 के इक्वल है या 1 से नीचे है, लेकिन नीचे की तरफ से आप देखोगे तो -1 से ऊपर भी है, तो उसको दोनों तरफ से बाउंड किया, मतलब 1 से हमेशा इक्वल या छोटा है और -1 से हमेशा इक्वल या बड़ा है। तो बाउंड अगर कर्व है कोई अगर बाउंडेड ग्राफ है, कोई बाउंडेड फंक्शन है, तो परिभाषा ये है कि वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से बाउंड होना चाहिए। जैसे कि देखो इसकी परिभाषा में यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है सर कि देखो दोनों तरफ से नहीं रुक रहा है, ये एक तरफ से ही रुक रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ढूंढूं कोई वैल्यू, तो मैं x की वैल्यू 0 ऐसी कह रहा हूँ कि 0 से ये छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये बाउंड हो गया, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। 0 से भले ये रुक गया, नीचे की तरफ से रुक रहा है, लेकिन क्या ऊपर की तरफ से भी रुक रहा है? नहीं, ऊपर की तरफ से नहीं रुक रहा है। जैसे कि मैं एक और कर्व आपको लेकर देने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपके पास एक कर्व है, ये y एक्सिस मान लो, ये आपका x एक्सिस मान लो, और आपका कर्व है ये आपका एक ग्राफ है। अब ये नीचे भी चलता चला जा रहा है, ऊपर भी चलता चला जा रहा है। ये आपका y = x³ है ना, जिसे आप चाहें तो f ऑफ x = x³ कह लें। ये इसका ग्राफ है। तो अब ये ना तो नीचे से रुक रहा है ना ऊपर से, तो ये एक बाउंडेड कर्व नहीं है, ये रुक नहीं रहा है, बाउंड नहीं हो रहा है। तो अगर कोई कर्व बाउंडेड है तो दोनों तरफ से रुके, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ से रुक गया है तो बाउंडेड है। मतलब ये यहाँ से रुका हुआ है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, पर फिर भी मैं इसे बाउंडेड नहीं कह रहा हूँ। ये ऊपर से भी रुक रहा है क्या? नहीं, तो ये बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है। क्या ये ऊपर और नीचे दोनों जगह से रुका? हाँ रुका, तो ये कैसा है? बाउंडेड। ये नीचे और ऊपर दोनों जगह से नहीं रुका, अनबाउंडेड, है ना। ये आपके इस तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको दिखा रहा है। जैसे कि क्या, sin x cos x -1 से 1 के बीच रुक गए, ना तो -1 से नीचे गए ना 1 से ऊपर गए, तो ये कैसा है? बाउंडेड। हम समझेंगे कि इनके ग्राफ्स को देख के कैसे समझा जा सकता है, उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। सर आपने तो यहाँ लिख दिया 1/1 + x², पर ये कैसे आप देख रहे हो कि ये बाउंडेड है या नहीं? तो देखो मैं कैसे देखूंगा, sin x और cos x को तो लेकर हम ग्राफ से ही आइडिया लगा लेंगे, पर जैसे ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है, कौन सा? 1/1 + x², ये लिखा हुआ है 1/1 + x²। अब आप बात समझो, ये 1 तो फिक्स्ड है, x अगर सारी रियल वैल्यूज ले सकता है, हाँ ले सकता है, x को कोई परेशानी नहीं है। बस ये बात का ध्यान रखना सर कि आपका 1 + x² 0 ना हो, मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि x² -1 नहीं हो सकता, x² है तो वो एनीवे 0 है, 0 से बड़ा होगा। अब आप बात समझो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि x² आपका हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। मतलब शैलाई से 1 + x² आपका हमेशा 1 के इक्वल या उससे बड़ा होगा।
अब अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना चाहूँ तो क्या आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? देखो मैं इस तरफ इन्फिनिटी भी लगा देता हूँ अगर आपको बात समझ आ रही है तो। अगर मैं तीनों तरफ रेसिप्रोकल लेना चाहूँ तो देखो 1 भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, 1 + x² 1 से बड़ा है तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, इन्फिनिटी तो उस तरफ जा ही जा रहा है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो ये हो जाता है 1/1 <= हो जाता है <= ये हो जाता है 1 + x² और इधर हो जाता है आपका 1/∞ यानी 1/∞ को आप लिख देंगे 0। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 1/1 + x² आपका हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 के बीच में। और अगर ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, मतलब 1 से बड़ा नहीं होगा 0 से छोटा नहीं होगा, तो वापस एक ऐसा कर्व है, एक बाउंडेड कर्व है। अच्छा, एक फंक्शन होता है डिरिचलेट फंक्शन, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी जाती है, जो 0-1 के बीच में ऑस्किलेट होता रहता है। तो ना तो ये 0 से, मतलब इसकी 2 ही वैल्यू होती है। ये कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के दौरान डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल ये समझो कि जब जब x रैशनल होता है ये 0 होता है, और जब जब x इरैशनल होता है तो ये 1 होता है। और हम जानते हैं कि इन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल नंबर होते हैं, तो ये बस 0-1 के बीच में से फ्लक्चुएट होता रहता है। तो एक तरह का ऑस्किलेटरी फंक्शन बनता है, 0-1 0-1 0-1 पे से टेक्निकली 0 और 1 से गुजरती हुई एक लाइन आपको दिख रही होती है, क्योंकि वो जूम इन करके आप देखोगे तो उसमें डिफरेंस होगा, पर फिर भी आप देख नहीं पाओगे क्योंकि इतने सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स वहाँ होते हैं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि 0 और 1 से ये बियॉन्ड जा ही नहीं रहा है ना, मतलब ये 0 से ना तो ऊपर नीचे और ना ही 1 से ऊपर ये जा रहा है, और अगर 0 से नीचे और 1 से ऊपर नहीं जा रहा है, 0 और 1 पर ही रह रहा है, तो ये क्लियरली कैसा फंक्शन है, ये एक बाउंडेड फंक्शन है। और इस खास तरह के फंक्शन को डिरिचलेट फंक्शन कहा जाता है। क्या आप ये बातें समझ पा रहे हो? कुछ अनबाउंडेड फंक्शंस की मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि देखो, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं e⁻x, अभी हम पढ़ेंगे इस बारे में, पर ये e⁻x का ग्राफ है, तो यहाँ से तो बाउंड हो गया कि ये 0 से नीचे कभी नहीं जा रहा है, लेकिन इस तरफ आपका +∞ तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो ये बाउंड हम नहीं कर पाए। जैसे कि मैं अगर आपसे ग्राफ पूछूं sec x cos x और इन सब के, है ना, तो ये आपके कुछ ऐसे ग्राफ बनते हैं, ये cos x ये sec के ग्राफ होते हैं, अब ये चलते ही चले जाते हैं, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ नहीं रुकते हैं, है ना, ये आपके हमेशा -1 और 1, मतलब बहुत अच्छे से साफ नहीं बनाया मैंने, पर -1 से हमेशा छोटे और +1 से हमेशा बड़े होते हैं sec और cos x, तो नहीं रुकते। जैसे कि मैं 10 की बात करूँ तो 10 भी आपका एक ऐसा ग्राफ है जो चलता चला जाता है, रिपीटेटिवली चलता चला जाता है ना, तो वो +∞ तक भी जाता है और -∞ तक भी जाता है, तो इनको आप बाउंड नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप इनको बाउंड नहीं कर पा रहे हो तो कैसे कर्व है, ये आपके अनबाउंडेड कर्व हैं। जैसे कि log x का ग्राफ भी अनबाउंडेड है। अगर आप log x का ग्राफ बनाएं, खैर हम इन बारे में बात करेंगे, सर आप कैसे जानते हो कि किसका ग्राफ कैसे दिखता है, हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में, चिंता मत करके। तो ऐसे चलते ही चले जाते हैं ये, मतलब ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जाता जा रहा है, तो इस तरीके से आप कंक्लूड करते हो कि आपके फंक्शंस अनबाउंडेड हैं। पहले तो आपको बाउंडेड अनबाउंडेड एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट समझ आया या नहीं, एक सिंपल सी डेफिनेशन, एक साधारण सी परिभाषा देकर ये बातें आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी और क्लैरिटी के साथ समझते हैं। वो कह रहा है ये जो आपको एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, इन एक्सप्रेशन को एक एक करके आप एक्सप्लिसिटली लिखो। तो सर लिख लेंगे, लेकिन तरीका क्या होगा? मेरा कहना है शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। वो क्या कह रहा है, x + mod y आपका 2y के इक्वल है। ठीक है सर, कैसे करेंगे? आप y से जाके पूछो कि मैं y का क्या कर सकता हूँ। देखो सुनो, इस mod y का मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिख रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका x + mod y जो है आपका वो 2y के इक्वल है। अब मैं दो बातों पर बात करता हूँ। पहला केस ये कि जब आपका y जो है वो > 0 है, अगर ऐसा होता है तो हम जानते हैं mod y क्या होता है। सर mod y को आप लिख सकते हो y, है ना, तो पहला केस तो मैं ये ले रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिल रहा है सर, यहाँ से मिल रहा है x + y = 2y, तो y उधर गया तो कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, y। सुन रहे हैं क्या आप लोग? दूसरा केस क्या बन रहा होता सर, दूसरा केस कुछ ऐसा बन रहा होता कि आपका जो y होता वो नेगेटिव होता। y अगर नेगेटिव होता है तो आप mod y को क्या लिखते हो, आप mod y को -y लिखते हो। तो यहाँ पे mod y को लिखा ओपन करके, तो ये जाता है x - y = 2y। अब y अगर उधर गया तो 3y = x, यानी y कितना आ रहा है, y आ रहा है x/3। अब गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करूं तो ये ऐसे डिफाइन होगा। कैसा? ये डिफाइन होगा y = कैसे सर, एक बार तो इसकी डेफिनेशन में x है और एक बार इसकी डेफिनेशन में x/3 है। x कब है सर? x तब है जब आपका y > 0 है। x कब है? जब आपका y > 0 है। अच्छा सुनना ध्यान से, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, y चूंकि x पर ही डिपेंडेंट है,
तो अगर y पॉजिटिव तो कहना है इसे x भी पॉजिटिव, तो मैं y की टर्म में लिखने के बजाय क्या इसको थोड़ी अपनी सहूलियत के लिए x की टर्म्स में लिखो तो चलेगा क्या? क्योंकि आप कहना चाह रहे हो जब y ग्रेटर देन 0 है। सर जब y आपका पॉजिटिव है तब x भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि x और y डायरेक्टली डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। सिमिलरली आप सोचो ये कौन सा केस है जब y आपका नेगेटिव है। अगर y नेगेटिव है तब क्या है y की वैल्यू x/3। अगर आपका y नेगेटिव है तो शैल आई से x/3 में x भी तो नेगेटिव ही होगा अगर y नेगेटिव है तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि y की वैल्यू x/3 होगी जब आपका y नेगेटिव होगा, या उसे और अलग तरीके से साफ भाषा में मैं लिख सकता हूँ जब x आपका नेगेटिव होगा तब। क्या ये बड़ी सिंपल सी साधारण सी डेफिनेशन आप सभी को समझ आई? मैं एक और तरीके से आपको इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन तक इम्प्लिसिट फंक्शन से एक्सप्लिसिट फंक्शन तक कैसे पहुंचा जाता है। जैसे इस बारे में बात करते हैं, e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू 2x, है ना। जैसे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू 2x। आई होप यही वो लिख कर दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब मेरा आपसे ये कहना है कि इसे हम कैसे क्रैक करेंगे, इसे हम कैसे अपने एक्सप्लिसिट फंक्शन में ब्रेक करेंगे। दो तरीके हैं। पहले अगर अभी थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा मान लो, मैं भी आपको समझाने के लिए बस इसको ले लेता हूँ कि सर e की पावर y को अगर मैं k मान लूँ, थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, है ना, तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जाता है k माइनस 1/k। आप समझ रहे हो ना, ये e की पावर y को अगर k माना तो e की पावर माइनस y को क्या लिखेंगे हम, k की पावर -1। अगर आप समझ पा रहे हो तो इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2x। इसे थोड़ा और रीराइट किया, इसे थोड़ा और साफ तौर पर लिखा तो ये क्या बन जाता है, ये बनता है आपका k², है ना, -1, और ये कितना -2xk, है ना। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? सर देखो अगर मैं इसे k में एक क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करूं तो कर सकता हूं क्या? जी हाँ, आप इसे k में एक क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो अगर इसमें k में एक क्वाड्रेटिक में देख पा रहा हूं तो श्रीधर आचार्य मेथड से क्या मैं k की वैल्यू लिख सकता हूं? मैं k को क्या लिखूंगा, क्वाड्रेटिक क्या होती है जरा समझना। एक हल्का सा आइडिया दे दे रहा हूं अभी फिलहाल, उस क्वेश्चन पर हम वापस जा रहे हैं। अगर एक इक्वेशन लिखी है क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0, तो बिना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करे हम श्रीधर, है ना, इनका नाम हिंदी में ही लिखते हैं, श्रीधर आचार्य। ये श्रीधर आचार्य जी जो थे, इन्होंने आपको एक मेथड बनाकर दी है। उनकी मेथड जो है वो ये कहती है, गौर से सुनना, कि आप x की वैल्यू निकाल सकते हो सीधे फॉर्मूला यूज करके, -b + -√b² -4ac अपॉन 2a यूज करके। क्या आप सब लोग ये सुन पा रहे हैं? तो क्या, तो मेरा कहना है आपसे गौर से सुनना, इसी डेटा को यहाँ यूज किया। मैं k की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं k की वैल्यू क्या लिखूंगा, -b। तो -b क्या हो जाएगा, -2x का नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस b², -2x का स्क्वायर कितना 4x² माइनस 4ac, 4 × 1 × -1 तो कितना हो जाएगा +4। सुन रहे हैं आप लोग, डिवाइडेड बाय 2a, तो a की वैल्यू 1 है तो दैट्स 2, है ना। अब k हमने क्या माना था, k हमने माना था e टू द पावर y, तो k की वैल्यू में रिप्लेस कर रहा हूँ e टू द पावर y से। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अब देखो सर, यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो अंडर रूट के बाहर आकर 2 हो जा रहा है, तो 2 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये क्या बचता है, ये बचता है x, है ना, ये बचता है x ± √x² + 1। और यही गड़बड़ है कि देखो अब जब आपने इसे एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट किया तो ये प्लस माइनस मतलब दो ब्रांच इसने क्रिएट कर दी। अब कौन सी लेनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम दोनों ब्रांच डिफाइन कर देंगे। पर अभी भी मैं एग्जैक्ट y की टर्म्स में से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जरा इस पर बात करते हैं। सुनना, मैं एक हल्का सा आइडिया आपको लॉगरिथम का देने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लॉगरिथम चैप्टर अभी नहीं पढ़ रहे हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, लॉगरिथम एज अ चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे। तो घबराना मत, मैं एक एक बारीकी एक एक बेसिक्स आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करिए। पर कभी भी मुझे कोई कह रहा है, जैसे कि कोई लिखता है x की पावर m, है ना, x के बजाय मैं लिख लेता हूँ लेट्स से a की पावर m इज इक्वल टू लेट्स से x, या अब ये ले ही रहे तो ऐसा ले लेते हैं ना n। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ लॉगरिथम लेता हूँ। तो लॉग ये कहता है कि अगर आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग पर आपको एक बेस लेना होता है ना। तो आपने लेट्स से बेस लिया है a, तो यहाँ पर ले रहे हो आप log ऑफ a टू द पावर m एट बेस a, और यहाँ पर आप ले रहे हो log ऑफ n एट बेस a। इसे आप ऐसे पढ़ते हो, जिसका भी आप लॉग ले रहे हो, आपने a की पावर m का लॉग लिया किस बेस पर, a पर, दोनों तरफ लॉग लिया है आपने सेम बेस a पर, तो यहाँ लिया आपने log n का log ऑफ n एट बेस a। अब एक छोटी सी बात, एक परिभाषा है बस, इसे याद रखना, आगे जाकर काम आएगा, कि कभी भी आपको दिखाई दे
लॉग, है ना, जैसे लिखा हुआ हो m टू द पावर n, तो आप उसे लिख सकते हैं n टाइम्स log m। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लॉगरिथम में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है log ऑफ a टू द पावर m, तो m को मैं फ्रंट में ला सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ m टाइम्स log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू log n बेस a। अब एक और बात आप सीखेंगे, पूरी लॉगरिथम की कहानी मैं आपको बिल्ड करके दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉर्मूला ऐसा क्यों है, यहाँ पर ये बात ऐसी क्यों हो रही है, हर एक बात पढ़ेंगे कि इसको ऐसा क्यों लिख लिया, लॉग एग्जैक्टली होता क्या है, एंटी लॉग क्या होता है, सब पढ़ेंगे, चिंता मत करना, है ना। पर अगर मैं एक और छोटी सी बात आपको सिखाना चाहूँ, तो आप किसी भी वैल्यू का अगर लॉग लेते हैं और अगर वो सेम बेस पर लेते हैं, जिसमें a का लॉग ले रहा हूँ a बेस पर, तो उसकी वैल्यू होती है 1। आप देखो आपने a बेस पर a का लॉग लिया है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से आप कंक्लूड करोगे कि m की वैल्यू कितनी होगी, सर m की वैल्यू होगी log n बेस a। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, ये कैसे लिख रहे हैं, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, एक अच्छा डिस्कशन लॉगरिथम के वक्त पढ़ेंगे। अभी बस एक हल्का सा सुपरफिशियल आइडिया देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम थोड़ा लॉगरिथम यूज़ करने वाले हैं। अब लॉगरिथम क्यों यूज़ किया, मैं लॉग लेने वाला हूँ बेस ई पर, मैं लॉग लेने वाला हूँ बेस ई पर। तो लॉग जब बेस ई पर आप लेंगे तो ये है लॉग बेस ई पर किसका, ई टू द पावर वाई का। यहाँ भी आपने लॉग लिया तो लॉग क्या लिया, लॉग ऑफ एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी आपने बेस क्या लिया e। आई होप आप ये बात समझ सीख और सुन पा रहे हैं। y विल कम टू द फ्रंट और log e बेस e कितना हो जाएगा 1। तो शेलाय से लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा y, और राइट हैंड साइड पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा log ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ऑफकोर्स e। तो आप अब x और y को सेग्रीगेट कर पाए, देखो पूरा x अलग है y अलग है, ऑल्दो यहाँ पर दो ब्रांच ओपन होगी, प्लस साइन के साथ एक और नेगेटिव साइन के साथ एक, तो हम एक एक करके लेंगे। मतलब अगर आपको डिफाइन करना है तो प्लस वाला लेना है, माइनस वाला, दोनों मत लेना वरना फंक्शन नहीं रहेगा, वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज मिलेंगी, फिर वही बात यूनिक वैल्यू नहीं मिल पाएगी डोमेन में मौजूद किसी एलिमेंट की, और गड़बड़ होगी। तो हम कोई एक वैल्यू लेंगे, पर अभी फिलहाल मैं इस इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करूंगा। मैं y को साफ साफ तौर पर x की टर्म्स में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मैं डिपेंडेंट वेरिएबल तक पहुंच पा रहा हूं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में लिख पा रहा हूं, और यही आपका एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्जन होता है। क्या आप सीख पा रहे हैं चीज़ों को? जैसे कि एक और एग्जाम्पल से चीज़ें समझते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन। अब चूंकि आपने सेकंड क्वेश्चन देखा है तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्लिक होना चाहिए। क्या लिख रहा है वो, 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 10। सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन, इस बार वो लिख रहा है 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 10। सर अभी तो एक ही तरफ दोनों x थे और एक तरफ y वाला टर्म था, तो हमने सोच लिया, इस बार कैसे करेंगे? मेरा कहना है तो और आसान है। आप देखो ना ध्यान से, आपको y चाहिए x की टर्म्स में, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर y जो होगा वो होगा 10 माइनस 10 टू द पावर x। हमने क्या किया, हमने 10 टू द पावर x को उठाकर उधर रख दिया। मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ बेस 10 पर, अगर लॉग लिया बेस 10 पर तो हो जाएगा लॉग ऑफ 10 टू द पावर y एट बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 माइनस 10 टू द पावर x एट बेस 10। अब क्या, अब कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इफ y इज ब्रॉट टू द फ्रंट log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी y इज इक्वल टू, दिस विल बी y इज इक्वल टू log ऑफ, ध्यान से देखिएगा कितना, 10 माइनस 10 टू द पावर x एट बेस 10। इतना सा ये क्वेश्चन था। क्या आपको इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट फॉर्म क्रिएट होते हुए चीज़ें समझ आ रही हैं कि कैसे बनेंगी? देखो ना आप साफ साफ तौर पर हमने x की टर्म्स में y को लिख दिया और ऐसे ढूंढ रहे होंगे, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आप अब चीज़ें समझ पा रहे हैं कि हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? पूरा प्रॉपरली हर एक चीज़ को थरली करवा रहे हैं, यानी कि पूरे चंक्स जो आपके हैं इन्हें हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पूरा जो सिलेबस है, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट हम कर चुके हैं, कैलकुलस पर हम हैं, इसके बाद आपके वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से सारी चीज़ें करेंगे, सारे कंसेप्ट किए, उनके एग्जाम्पल्स किए, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएँ, और फाइनली हर चैप्टर के JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब एक अच्छी मजबूत तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारी नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।